प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करूंगा वो विषय चंद्रमा से संबंधित होगा। हालांकि ये विषय चंद्रमा से जो संबंधित है ये इस कुंडली पे भी लागू होता है। विचार करिए, जब कभी भी आपके चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित होते हैं तो कई बार वो जीवन में कुछ ऐसे परिणाम दे जाते हैं जिसका व्यक्ति ने कभी कोई दूर दूर तक उसका कोई संबंध उस विषय से नहीं होता है। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसका आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी मेरे साथ होगा। कुछ इस तरीके की ही बात आज आपको चंद्रमा के साथ पता चल जाएगी। अगर चंद्रमा पे उस लग्न की कुंडली, मान लीजिए किसी भी लग्न की कुंडली है और उस कुंडली के लिए चंद्रमा चाहे अच्छे भाव के स्वामी बनते हो चाहे बुरे भाव के स्वामी बनते हो, अगर उस चंद्रमा के साथ किसी भी तरीके से बहुत अच्छे भाव के स्वामी का संबंध नहीं बन रहा है, जैसे मान लीजिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए जैसे ये है, तो उसमें शुक्रदेव जो होते हैं वो 12वें भाव के स्वामी होते हैं। और वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव भी चतुर्थ के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। ये निष्ठ भाव है, 12वां भाव शुक्र और तीसरा भाव शनि। इन दो भावों के स्वामी या आधिपत्य शुक्र और शनि प्रायः संभालते हैं, जबकि चंद्रमा वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए 9वें भाव के स्वामी होते हैं। बड़ा अच्छा भाव उन्हें मिला होता है। अब इस लग्न की कुंडली में एक विशेष बड़ी अद्भुत बात जो अटपटी सी है वो घटित हो जाती है कि अगर चंद्रमा के ऊपर शनि और शुक्र का प्रभाव आ जाए, विशेषतया वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए या किसी भी लग्न की कुंडली के लिए, अगर उस भाव में शनि अच्छा नहीं बैठे हैं या शुक्र अच्छा नहीं बैठे हैं और चंद्रमा पर अगर उनकी दृष्टि जा रही है, तो कई बार वो दशा उस जातक को कष्ट देने वाली हो जाती है। तो कौन सी दशा कष्ट देने वाली होगी? चंद्रमा की दशा कष्ट देने वाली हो जाती है। उदाहरण है, चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। अब सामान्यतः अगर किसी ज्योतिषी के पास ये जातक कोई जाए तो क्या कहेगा? पंडित जी मेरी कुंडली में चंद्रमा तो बढ़िया बैठे हैं, या ज्योतिषी जी भी यही कहेंगे, भाई आपकी कुंडली में चंद्रमा बढ़िया बैठे हैं, वो अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन जब आप लग्न विशेष से और उस लग्न विशेष में जो कुंडली के ग्रह हैं उससे जब चंद्रमा का संबंध निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, चंद्रमा इसमें अच्छे नहीं होते। अच्छे होने के बावजूद भी वो अच्छे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां पे शुक्र की दृष्टि जा रही है। एक पापग्रह मंगल पहले ही देख रहा है, दूसरा अन्य पापग्रह शनि की भी दृष्टि पड़ जाए। इस वजह से चंद्रमा स्वग्रही होने के बावजूद राहु और केतु के प्रभाव में आने के कारण, गुरु से छठे आठवें जाने के कारण अपनी दशा काल में कई बार किरकिरी करा देते हैं, मानसिक तनाव ज्यादा देते हैं। चंद्रमा जो होते हैं, शास्त्रकार लिखते हैं, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रेक्षंत शुभाशुभानी। चंद्रमा पे सभी ग्रहों का बल आश्रित होता है और इस अवस्था में अगर चंद्रमा पर किसी भी तरीके से अधिक पापग्रहों का अंबार लग जाए, बैठ जाए, दृष्टि डाल लें, तो ये चंद्रमा अपनी दशा काल में व्यक्ति को मन से बड़ा मार देते हैं और व्यक्ति को उठने में मानसिक रूप से बड़ा समय लग जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती है। उसका जो व्यवहार है, उसका जो समाज में प्रभाव बना हुआ है, उसमें कई बार उसे बड़ा ही नुकसान झेलना पड़ता है। ये भी बात हो जाती है। यहाँ पे एक पक्ष और भी निकल के सामने आता है कि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, अच्छे ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, तो ये गड़बड़ी निश्चित रूप से कर जाते हैं। यहाँ मानसिक प्रभाव बढ़ता है, मानसिक दबाव बढ़ता है, चिंताएं बढ़ती हैं, समाज में प्रतिष्ठा का नुकसान होता है और कई बार व्यक्ति का धर्म और अधर्म दोनों में से ही वो न्यूट्रल सा हो जाता है, या कई बार वो धर्म से उसका फिर भी धार्मिकता बनी रहेगी। इसमें कोई दोष नहीं है और कोई दो राय नहीं है। आपको समाज से चाहे कितनी ही अप्रतिष्ठा मिल जाए, पर व्यक्ति जो करता आया है परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, आध्यात्मिक रूप से जो उसकी प्रगति हुई है अभी तक, वो आगे भी जारी रहती है। और संपूर्णतया समाज ने आज तक किसी का आध्यात्मिक कल्याण नहीं किया है। सांसारिक कल्याण समाज कर लेता है, क्योंकि समाज आपको संसार से जोड़ता है। आप समाज में जाते हैं तो संसार से जुड़ते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको तो समाज से बाहर आना ही पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। हर वो व्यक्ति जो चाहे कितना ही प्रसिद्ध क्यों ना हो, जब वो महंगी गाड़ियों में घुमा है, जब वो बहुत महंगे साधन से अपने आप को जोड़ के रखा है, वो चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, फिर भी वो बंधा है, मोह में बंधा है।
हाँ, ये अलग बात है कि उसको समझने की शक्ति हम सामान्य मनुष्यों के पास नहीं होती है, पर यहाँ पे आध्यात्मिक विकास कभी भी व्यक्ति का नहीं रुकेगा। अब इस कुंडली पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। आज का सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण और बेहद बेहतरीन हो सकता है जानकारी के माध्यम से, जानकारी के लिहाज से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम का वो हिस्सा था जो सबके लिए विशेषतया जानकारी से भरा हुआ था कि आपकी कुंडली में चंद्रमा का संबंध अगर ऐसा बन रहा है तो निसंदेह वो इस तरीके का परिणाम कर सकते हैं। जैसे गुरु से मैंने बताया, गुरु से 6ठे 8वें का संबंध है, उस पर अच्छे भाव के स्वामी की दृष्टि नहीं है तो वो गड़बड़ है। अब प्रस्तुत कुंडली में जो पंचांग बना है, मैं आपको उस पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। वैसे सामान्यतया ये कुंडली जो बनी है उसमें पौष और मार्गशीर्ष माह का प्रभाव है। ऐसे जातक जीवन में अनजानी भूल कर जाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और कुछ भी अशास्त्रीय नहीं कहता हूं मैं, जो शास्त्र में ग्रंथ में लिखा है वही पढ़ के बताता हूं, जो गुरुजनों से मुझे मिला है वही बताता हूं। तो उसमें क्या कहा कि मार्गशीर्ष माह में जो लोग जन्मे होते हैं उनमें ना प्रायः वो गलती करने के चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं। वो लोगों को पहचान नहीं पाते, भूल हो जाती है, बहुत अक्षम्य अपराध हो जाता है अनजाने से। नहीं भी हुआ है तो भी आप उसका दंश झेलेंगे, ये पहली बात है। मतलब मार्गशीर्ष और पौष का प्रभाव जो है वो आपको नुकसान में ले जाता है। मतलब आप अगर बहुत तीखी और पैनी दृष्टि नहीं रखेंगे तो आपके सारे किए कराए मेहनत पे पानी फिर जाता है। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, हेमंत ऋतु। यहाँ व्यक्ति को भोग और ऐश्वर्य से युक्त होते हुए भी देखा जाता है। इस कारण से भी कई बार उसके संबंध समाज से जुड़ता जाता है और उसे बेवजह की हानि उठानी पड़ती है। आपकी गाड़ी नहीं थी, आप किसी विषय का भोग नहीं कर रहे थे, पर साथ उठने बैठने जाने आने से कहीं ना कहीं समाज के लोगों का प्रभाव आपके ऊपर इस तरीके का पड़ जाता है, जो आपने नहीं किया उसका भी दंश आपको झेलना पड़ेगा। तो ऐसा हेमंत ऋतु का प्रभाव है। पर व्यक्ति के जीवन में मैंने दो बातें कही हैं कि भोग और ऐश्वर्य सुख साधन रहेगा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको कई बार इसका परित्याग भी करना पड़ता है, या पढ़ना चाहिए या करना पड़ता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, यहां धन की समस्या कभी भी नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी। यहां आपके पास आपके कार्य के लिए धन स्वतः आपके चाहने वालों के द्वारा मिलता रहेगा और समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है वो वक्त के बाद कायम भी होगी। और जिन्होंने, कई बार ऐसा होता है कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा जो तो मानसिक असंतुलन भी बना देते हैं। कई बार व्यक्ति को ऐसा करा देंगे अपनी दशा काल में कि विक्षिप्त हो जाए, पगलाया हुआ सा, मानसिक रूप से बड़ी ही व्यक्ति को अस्थिरता मिल जाती है। पर हाँ, एक पक्ष ये जो बहुत बढ़िया है कि चंद्रमा कम से कम अपनी राशि में बैठे हैं, जो व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और शुभग्रह भी बन रहे हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। यहाँ व्यक्ति का धर्म जागृत रहता है ना, उत्कृष्टता बनी रहती है। आश्लेषा नक्षत्र, ये गड़बड़ है। आश्लेषा नक्षत्र में ही शत्रुघ्न जी का और लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था। यही वो नक्षत्र है जिसमें ये भारत में शोर मचा था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। आश्लेषा वालों में एक समस्या ये होती है कि कई बार वो उस विषय पे भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं, या कई बार वहां पे जो घटना घटी वहां थे नहीं, पर फिर भी उनके संबंध उनसे जोड़ दिए जाते हैं। और वो कई बार अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल भी करते देखे जाते हैं, या कई बार जहां उन्हें क्रोध करना चाहिए वहां नहीं करते, जहां नहीं करना चाहिए कई बार उन्हें वहां क्रोध करते देखा जाता है। मानवीय भूल होने के योग कई बार ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात लक्ष्मण जी शेषावतार थे, पर उनसे भी भूल हो जाती थी। भरत जी को उन्होंने कहा आज तो नष्ट कर दूंगा। उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ को आज तो जहां तक अयोध्या की सीमा है उसकी धरती पलट दूंगा। इतना ही नहीं, क्रोध इतना बढ़ा कि राजा जनक की सभा में कदे तुम्हारी पूरी सेना के साथ तुम्हारी धरती पलट दूंगा। लो, कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं। और हर बार उन्होंने जो बोला है वो किया नहीं है। स्थिति ही नहीं बनी कि करना पड़े। भगवान ने उन्हें हर बार रोका है नहीं। उन्होंने पूछा भी है पंचवटी में, तो उन्होंने ये भी पूछ दिया कि मैं ऐसा क्यों हूं। पूछ दिया ना कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं समझ नहीं पाता, या मेरे अंदर क्रोध का इतना उबाल क्यों होता है, या मैं ज्ञान होते हुए भी उस तरीके से अनुभवी क्यों नहीं हो पाता, ये मुझे बताइए।
तो ऐसा आश्लेषा वालों में प्रायः देखने को मिल जाता है कि वो अपने ज्ञान में परिपक्वता रखने के बावजूद भी उसका दर्शन नहीं कर पाते। अपने जीवन में तो चलो ठीक है, दूसरों को भी उसका कई बार वो होता है ना कि आपके सामने व्यक्ति जो है वो आपका आदर, आपकी प्रतिष्ठा रख रहा है, पर जैसे ही आपसे दूर हटा आप पर प्रश्न चिन्ह लग गया, उसके दिमाग में एक भाव सवालिया खड़ा हो जाता है, सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है, मतलब जितना पूजनीय होना है पर थोड़ी बहुत कमजोरी उसमें आ जाती है। विशेषतया मन विकल है, चिंतित है, परेशान है। हम सामने वाले को बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर मैं अंदर से जरूर घबराया हुआ हूं। तो ये आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव है। ऐसे लोगों को कुएं का दर्शन करना चाहिए। कुआं, बावड़ी, तालाब, पोखरा आदि की सफाई करनी चाहिए। नैऋत्य कोण घर का जो हो वो भरा हुआ हो। जहां पे रहते हैं वहां पे नैऋत्य कोण में वस्तु को भारी बना करके रखें। वो जो घर का कोना है या जो आश्रम है या जो जगह है उसको भर करके रखें और कोशिश करें ओम नैऋतये नमः इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें। इसके बाद बजरंगबली की विशेष पूजा करें। सर्प, बासुकी सर्प इसके स्वामी होते हैं। नाग पंचमी को निश्चित रूप से तांबे के नाग का दान करना चाहिए। चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। गाय के गोबर से नाग की आकृति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। सफेद फूल की माला अर्पित करनी चाहिए। नाग पंचमी को विशेष रूप से यह सारा काम करना चाहिए। क्लियर है? वैधृति योग, तैतिलकरण, ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण। अब जरा समझिए, तो हमारा नाम कई बार हम राक्षस गण के कारण कई बार ऐसा होता है, एग्रेशन होता है। एक तरफ हमारी तपस्या है, दूसरी तरफ हमारी मनसा जो है वो या फिर हमारा जो भाव है वो ऐसा प्रकट हो जाता है जाने अनजाने, जिससे लोग हमें संदेह की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। तो ब्राह्मण वर्ण के कारण हमारी शुचिता 100% है, हम शुद्ध हैं, हमारे ऊपर कोई सवाल नहीं है। पर राक्षस गण के कारण कई बार हमारी ही स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम सवालों के संदेह में आ जाते हैं, हम संदेह के घेरे में आ जाते हैं। ऐसा राक्षस गण के कारण कई बार हम अपने प्रभाव, अपने आप को बचाने के ही चक्कर में हम कई बार उलझते हुए नजर आ जाते हैं। हम बचा रहे हैं खुद को, सफाई दे रहे हैं और सफाई देने के क्रम में ही हमसे प्रश्न का उत्तर हमसे कोई पूछा, वो उत्तर ही हमसे दोबारा दूसरा प्रश्न निकलवा देता है और हम निरंतर उसमें अंदर घुसते जाते हैं। जैसे कई बार होता है ना, आपने कुछ किया नहीं पर फिर भी आप बेवजह की चीजों के कारण उसमें उलझते जा रहे हैं और लोगों का संदेह आपकी तरफ पक्का होता जा रहा है, जबकि किया आपने कुछ भी नहीं, है ना। ये ऐसा होता है। अब मैं यहाँ से पंचांग की बात कर रहा था। पंचांग में एक और भी बात जो मुझे कहनी चाहिए और वो मैं यहाँ पे उसका जिक्र कर देता हूँ। जन्म हुआ है बुधवार को। अब जरा समझिएगा, बुध कौन है? इस कुंडली के अष्टम के साथ साथ एकादशवें भाव के स्वामी। बुध इस कुंडली के वार के अधिपति हैं और जन्म कुंडली में 4 पिलर होते हैं: लग्न, लग्नेश, वारेस और चंद्रमा, है ना। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहते हैं। इसके बाद और 2 चीजें जो महत्वपूर्ण होती हैं, वार के अधिपति, लग्न के अधिपति, सूर्य और चंद्रमा। ये 4 ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो वार के अधिपति वारेस को कौन सा भाव मिला? सवाल ये उठता है कि आप जिस वार को जन्मे हैं उस वार का जो अधिपति देवता है वो आपकी कुंडली में उस दिन कैसा था? तो बुधवार को जन्म हुआ, वार के जो स्वामी थे वो बुध थे और ऐसे समय पे जन्म हुआ जब बुध को 8वां और 11वां पापी भाव मिल रहा था। अब जरा विचार करके देखिए कि बुधवार को जन्म होता अगर और बुध ही लग्नेश होते और बुध लग्न में बैठे होते तो ज्यादा अच्छा होता, या ये बहुत ही सैद्धांतिक ऊंची बात हो जाती। पर ऐसा तो नहीं है। आपका जन्म बुधवार को हुआ और इस समय पे हुआ है जहां बुध को एक अच्छा भाव नहीं मिला, तो ये एक नेगेटिव सेंस वाली बात निकल के आती है कि भाई उसको अच्छा नहीं मिला है, वो थोड़ा गड़बड़ है, वो डिप्रेशिएशन में, वो डिग्रेडेशन में है, वो नीचे जा रहा है। जबकि बुध इस कुंडली के लिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बिल्कुल ही खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते। वारेस को अच्छा भवन मिलना चाहिए, लग्नेश को अच्छा भवन मिलना चाहिए, राशिस को अच्छा भवन मिलना चाहिए, सूर्य हैं आत्मा, उनको अच्छा भवन मिलना चाहिए। तो सूर्य अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छे हैं, वार के अधिपति गड़बड़ हैं। कहां बैठे? जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में। अष्टम और लाभ का स्वामी द्वितीय में बैठा, एक पक्ष देगा, चाहे वो कितना ही निगेटिव रहे, एक पक्ष जो जरूर मिलेगा वो है जातक का धन। उसका धन लाभ जुड़ता है, उसका कोई काम रुकेगा नहीं, उसके पास सारे धन
रहेंगे और उसके पास मतलब धन के मामले में ये कुंडली कभी, कृतज्ञता के मामले में कभी कुंडली कमजोर नहीं है, धर्म के प्रति दृष्टिकोण को लेकर के कोई कुंडली कमजोर नहीं है, गायों के प्रति कमजोर नहीं है, गुरुजनों के प्रति कमजोर नहीं है, श्रद्धावान व्यक्ति हमेशा रहेगा, धर्म में उसकी आस्था कभी भी डगमग होने वाली नहीं है। पर इन सभी चीजों को एक तरफ एक तराजू पे रखिए, दूसरी तरफ भोग और ऐश्वर्य भी ये देंगे और पता नहीं कहां से मिल जाता है। हाँ, पता नहीं कहां से मिल जाता है, पर वो मिल जाएगा। तो ये वारिस हैं जो ठीक बैठे हैं। भावों के सिद्धांत के आधार पर बुध का द्वितीय भाव में बैठना बहुत अच्छा है। वो धन को सही जगह पे लगाने का एक, जैसे होता ना कि धन का नियमन होना, धन का सही जगह पे लगाना सदुपयोग है, और दुरुपयोग किया मतलब गलत जगह पे लगाया। पर यहाँ पे बुध द्वितीय भाव में गुरु के साथ बैठे मतलब सुंदरता, वाक्चातुर्य, व्याकरण हो जाए, धर्म हो जाए, ज्योतिष हो जाए, साहित्य हो जाए, इन सभी विषयों का विशेषतया व्यक्ति को ज्ञान होता है, पुराणों का अध्ययन हो जाए, ये सारा रहेगा। इसका दूसरा तर्क ये होगा कि शनि की दृष्टि गुरु पे है। अब किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना बनी हो, अगर शनि का संबंध गुरु से होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति पुराण, धर्म, शास्त्र, अध्यात्म, ज्योतिष, तर्क, दर्शन, इन सभी विषयों को अपने जीवन में लाने वाला होगा, या इस तरफ व्यक्ति का ध्यान जाता है, या किसी न किसी तरीके से वो इस तरफ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, पुरातन विद्याओं का जानकार होता है और संकल्पित होता है, वाणी को विशेष तौर पे खर्च नहीं करने की स्थिति में होता है। वो विशेषतया वाणी का बिल्कुल ही संयम तरीके से, संयम होकर के बोलने वाला, संयमित होकर के बोलने वाला होता है। और मेरी बड़ी बात कह दूं अगर, तो इसका अर्थ है कि मैं जरूर कुछ अच्छा कर रहा हूं, क्योंकि ये जिसकी कुंडली है, मैं इनकी कुंडली देखने के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं हूं। मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि मैं इस महान विभूति की कुंडली देखूं, पर भगवान की बड़ी अनुकंपा की ऐसे दिव्य विभूति मेरे कार्यक्रम देखते हैं और उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। उनका कार्यक्रम देखना ही मेरे लिए आशीर्वाद का सबसे बड़ा महान उदाहरण है। बढ़िया, ऐसा नहीं है, एक और भी कुंडली मैंने देखी थी, ऐसे ही विद्वत जन, संत जन थे जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है, पर उनकी ही श्रेणी में ये भी है। उसके बाद बात करूंगा तो पंचांग की बात यहां थी। अब मैं थोड़ा सा ध्यान कुंडली के ग्रहों पे लेके आता हूं कि किस ग्रह को कहां बैठना चाहिए था और वो कहां बैठे हैं जो गड़बड़ी कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस विषय पर आए कि कुंडली में ग्रह कौन सा कहां बैठा है, उससे पहले इस बात को समझते हैं कि लग्न में कौन सी राशि बनी है। लग्न में वृश्चिक राशि बनी है, जो सामान्यतया जन्म कुंडली के अष्टम भाव की राशि है। कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में 8 नंबर लिखता है और वो लग्न में बैठा, मतलब व्यक्ति की कुंडली में रिसर्च है, चिंतन है, समाधि है, तत्व को जानने की कोशिश है, गंभीर बात करना है, बहुत बेहतरीन कंसंट्रेशन जिसका है, जिसकी याददाश्त बड़ी अच्छी है, जो बहुत धीर गंभीर है, जो कानून को जानता है, जो धृष्टता नहीं करता, जो व्यवहार कुशल भी है, तो उस भाव में जो राशि बनती है अष्टम भाव में, और अष्टम भाव से इन सभी विषयों का विचार किया जाता है, तो मूलतः जिस राशि को अष्टम भाव में बनना था और यहां से इन सभी विषयों का चिंतन किया जाता है, वो जन्म कुंडली के लग्न में बन गई। और कौन बैठा लग्न में? सूर्य बैठे। तो सूर्य तो लग्न में वैसे भी कारक होते हैं, मतलब मजबूत हो जाते हैं। लग्न में सूर्य बैठ गए केतु के साथ, मतलब अब व्यक्ति की कुंडली का जो दशम स्थान है वो लग्न में बैठा है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति काम करेगा, अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाएगा, और कई बार अपने माता पिता से ज्यादा। उस पर से जब केतु के साथ इनके संबंध बनेंगे, सूर्य का संबंध केतु के साथ बनेगा, तो उस कर्म में आध्यात्मिकता रहेगी, एक्सपीरियंस के साथ। बहुत सारे विषयों का ज्ञान है, अनुभव बहुत शानदार है, पर केतु के कारण और राहु के प्रभाव के कारण कई बार यहां पे व्यक्ति को थोड़ा दंश भी झेलना पड़ता है। दशम स्थान क्या है? समाज का। तो जो आपकी सामाजिक छवि है वो लग्न में बैठी, व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उत्थान के लिए करना चाहता है, कल्याण की बात करता है, लेकिन राहु केतु है तो एक बार उसको झेलना भी पड़ेगा। तो सूर्य की दशा जैसे समाप्त होगी, सूर्य जैसे जीवन से जाने वाले होंगे, वैसे वो समाज से आपको अलग काटने की स्थिति में, ये केतु का प्रभाव था। सामान्यतया हमारे जीवन में जब कोई घटना घटित होती है तो हमें ये लगता है कि ये तो चंद्रमा की दशा है, तो चंद्रमा ने ऐसा किया होगा, या चंद्रमा की दशा जब समाप्त होने वाली है, मंगल की दशा शुरू होने वाली है, और उस बीच में कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो कई बार हमारा ध्यान आता है यार ये तो मंगल ने किया है क्योंकि उसी की दशा चली, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ये बात भी समझनी होगी कि दशा के एंड में कई बार ग्रह जो
जैसे सूर्य, तो सूर्य का प्रभाव ऐसा नहीं है कि सूर्य मतलब बिल्कुल खत्म हो गया तो उनका नष्ट हो गया। सूर्य अगर जन्म कुंडली में अच्छे नहीं हैं, उनका संबंध राहु केतु से बैठ रहा है, उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, और अगर चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रह का प्रभाव ज्यादा है, चंद्रमा दूषित हो रहे हैं, असंतोषी हो रहे हैं, असंयमित हो रहे हैं, प्रभाव में खराब जा रहे हैं, तो कई बार जो सूर्य वाला नुकसान था वो चंद्रमा की दशा में भी भोगना पड़ सकता है। बड़ी गहरी बात है, क्योंकि अगर ग्रह कमजोर है या किसी तरीके से डिप्रेशन में है तो वो तो एक कुंडली का दुर्योग हो गया। तो ये जो था, ये सूर्य का केतु के साथ जाना, ये कुंडली का दुर्योग था, जो घटित कब हुआ? चंद्रमा की दशा में। क्यों घटित हुआ? क्योंकि उस चंद्रमा पे शनि मंगल का प्रभाव था, राहु केतु का प्रभाव था। और यशोवान तो व्यक्ति नवम भाव से ही होता है, समाज में प्रतिष्ठा तो उसकी दशम स्थान से देखी जाती है। तो सामाजिक अप्रतिष्ठा या ना किए करने के बाद भी जो जानकारी नहीं है, जो आपने नहीं किया, जो भी नुकसान होता है वो इस सूर्य के कारण है। तो लग्न में बैठे थे, बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मैंने सामान्यतः ये बात कही है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली बहुत अच्छी कुंडली होती है, मकर लग्न की कुंडली भी बहुत अच्छी कुंडली होती है, वहां पे आपको बहुत सारा सुख मिल जाता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली तो एकमात्र ऐसी कुंडली होती है जहां सूर्य अच्छे, चंद्रमा अच्छे, मत पूछो मंगल अच्छे, गुरु अच्छे हो गए। राजसिक सुख वाले जितने ग्रह होते हैं, शुक्र राजसिक है, बुध राजसिक है, पर गुरु जो है वो सात्विक है, सूर्य जो है वो सात्विक है, चंद्रमा सात्विक है, सत्व प्रभाव होता है, व्यवसायिक नेचर के होते हैं, राजसिक थोड़ा प्रभाव उनमें भी रहता है। पर सामान्यतः यहां पे राजसिक प्रभावों से ज्यादा तात्विक रूप से सत्व ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है वृश्चिक लग्न की कुंडली में। अगर लग्नेश जन्म कुंडली में उच्च के हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लग्नेश तीसरे भाव में बैठे हैं, इस वजह से कई बार चूंकि उनके साथ शुक्र बैठे हैं, इस कारण से कई बार व्यक्ति भोग और लिप्सा के कारण अपना नुकसान उठाता है। नेत्रों में परेशानी, हार्मोनल डिसबैलेंस, स्किन डिजीज है ना, चमड़ी से संबंधित समस्या, भुजाओं में दर्द या गलत चीजों को छूना जिससे जो है वो समाज में नुकसान हो या शरीर में नुकसान हो, भुजाओं में दर्द, इस तरीके की बातें होती हैं। तो ये मंगल की बात हो गई, सूर्य की बात हो गई, चंद्रमा जो भी बात है। उसके बाद वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य को यहीं बैठना था, अगर लग्न में बैठे हैं तो उनके साथ केतु को नहीं होना था। शनि 12वें भाव में बैठे हैं, ठीक है, वहां वो हर्षित बलि होते हैं। मंगल 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, लग्न के स्वामी होते हैं, तीसरे में बैठे हैं, अच्छी बात है, पर उनके साथ शुक्र को नहीं बैठना था। इस वजह से कई बार व्यक्ति नुकसान में जाता है, या उसका इंद्रियों पे कंट्रोल उस तरीके का चाह करके भी नहीं होता है, वहां पे भटकाव है, ये बात माननी पड़ेगी। दूसरा कि गुरु के साथ बुध बैठे हैं, जो वाणी को सामने से बड़ा ही शुद्ध और स्पष्ट बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं। मैंने तो बात कही थी कि रिसर्च में बड़ा अच्छा होता है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, स्वभाव बहुत अच्छा होता है, व्यवहार कुशल होता है, दार्शनिक होता है, चिंतन करने वाला होता है, कृतज्ञ होता है, गुरुजनों का आदर करने वाला होता है। पर मंगल और शुक्र के कारण कई बार उसे गैर जिम्मेदार भी बना दिया जाता है। ये ग्रह का प्रभाव है, किसी को भी प्रभावित करता है, होता है। और दूसरा तो एक पक्ष और भी है कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी का संबंध द्वितीय भाव से हो रहा है। अष्टमेश जब पंचमेश के साथ संबंध बनाते हैं, क्योंकि पंचमेश भी होते हैं गुरु, तो गुरु को या तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठना था, या तो जन्म कुंडली के दशम में बैठना था, या लग्न में बैठ जाते, पर अष्टमेश के साथ तो नहीं बैठना था। इस वजह से गुरु द्वितीय भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर स्वतंत्र होकर बैठते। तो गड़बड़ी क्या है कि यहां मंगल बैठे थे, अच्छी बात थी, पर शुक्र के साथ नहीं बैठना था। यहां गुरु बैठे हैं, अच्छी बात है, वो अपनी राशि में बैठे, कोई गड़बड़ी नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि वहां व्यक्ति धन को संचित करता है और बहुत बेहतर जगह पे खर्च करता है। लेकिन बुध जो अष्टमेश है, तो अच्छे भाव के स्वामी के साथ अगर ग्रह नहीं बैठेगा तो संघर्ष तो देगा। तो अष्टमेश का संबंध जब कभी भी पंचम भाव में आता है तो आपको कई बार उसको भी मित्र बनाना पड़ता है जिसको आप नहीं जानते हैं, या जिनसे आप नहीं जाना चाहते, जिनके साथ आपका कोई संबंध कभी भी नहीं हुआ, उसके पास भी आपको जाना पड़ता है, उससे भी हुजूरी जी हुजूरी करनी पड़ती। जो नहीं देखना था वो भी देखवा देते हैं अष्टमेश। और तो और अष्टमेश अष्टम को देख रहे हैं तो कई बार मतलब एक प्रोसेस हो जाता है, उसका एक प्रक्रिया हो जाती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से जाने के बाद, लेंदी प्रोसेस के बाद आपको आपका वापस प्रतिष्ठापन्न होना
प्राप्त होता है या फिर से आप प्रतिष्ठित होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। क्योंकि अष्टमेश के साथ जब कभी भी किसी ग्रह के संबंध बनते हैं तो वो उसको लेंदी बना देते हैं, लंबा समय तक इंतजार करना पड़ता है, आपको प्रोसेस में जाना पड़ता है, मतलब जल्दी से उसके परिणाम प्राप्त नहीं होते। तो मैंने क्या बात कही, गुरु के साथ बुध को नहीं बैठना था और मंगल के साथ शुक्र को नहीं बैठना चाहिए था, इस वजह से ये गड़बड़ी है। और सूर्य के साथ केतु को नहीं बैठना चाहिए था। ये मैंने जो बात बताई ये बहुत ही गंभीर था। दशमांसा चक्र में देखें तो चंद्रमा यहाँ नीच के, यहाँ भी राहु केतु केंद्र में, जो कहीं ना कहीं एक संघर्ष की बात दिखा रहे हैं, व्यक्ति के कारोबार को भी संशयों में लेके जाते हैं। और तो और जब सूर्य की दशा समाप्त होने वाली है और चंद्रमा की दशा आरंभ होने वाली है, उस बीच में व्यक्ति के जीवन में ना भयंकर नुकसान होता है, या ये कहें कि निरंतर व्यक्ति नीचे जो है वो उसका मार्ग नीचे की तरफ जाता है। वो उत्थान को सोच रहा होता है, ज्योतिषी उसको कहते हैं बहुत आगे जाओगे, पर गड़बड़ हो जाता है, जो नहीं सोचा वो हो जाता है। और दूसरा, जब चंद्रमा से गुरु का संबंध बहुत अच्छा नहीं होता है तो कई बार आपको वो दिन देखना पड़ता है जो आपने कभी विचार नहीं किया था। दशमांसा चक्र में चंद्रमा के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, गुरु की दृष्टि प्राप्त है जो पहले ही संघर्ष में हैं। शनि के साथ बैठकर उनका प्रभाव कमजोर हो रहा है, क्योंकि सिद्धांत यही कहता है कि गुरु के साथ जब कभी भी शनि बैठेंगे तो अपना बल कमजोर करेंगे। गुरु का बल कमजोर और शनि का बल बलवान होता है। तो कुंभ लग्न की कुंडली में छठे भाव में बैठे थे, तो व्यक्ति के जीवन में जो उसका कारोबार है, जो उसका व्यवसाय है, वो थोड़े बहुत मतलब कमजोर और मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, पर फिर भी काम तो सारे बनेंगे क्योंकि गुरु उच्च के हैं। लेकिन चंद्रमा के नीच होने के कारण, उस चंद्रमा के केंद्र में राहु केतु के होने के कारण कई बार व्यापार जगत या व्यवसाय जो है वो प्रभावित भी होता है, ये भी बात है। और उसमें कई बार डिसकंटिन्यूटी भी आती है, एक अनिरंतरता भी देखने को मिलता है। इस अवस्था से बचने के लिए रामचरितमानस का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ निरंतर रूप से करना चाहिए। और दूसरा, शिव जी को केसर वगैरह अर्पित करना चाहिए। तीसरे नंबर पे अगर बात देखें तो नवमांश चक्र में, चूंकि चंद्रमा की ही बात मैं ज्यादा करूंगा क्योंकि यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी होकर के गुरु से छठे आठवें में थे, मंगल शुक्र और शनि से प्रभावित थे केतु का, तो चंद्रमा के ऊपर सारे के सारे पापक ग्रहों का प्रभाव, शनि की 10वीं दृष्टि, केतु की 9वीं दृष्टि, शुक्र और मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ चंद्रमा जो है वो नीच के हो गए, राहु केतु के एक्सेस में हो गए, राहु और केतु से केंद्र में आ गए। दशमांसा चक्र में ये चंद्रमा राहु के साथ आ गए, और डिग्री में देखें तो राहु यहाँ 2 अंश के बैठे हैं, राहु 2 अंश के और चंद्रमा 6 अंश के, तो बिल्कुल नजदीक आ गए। तो धन का जो नियमन है या धन का जो निरंतर आना है वो कहीं ना कहीं भ्रम में गया, क्लेश में गया, और बचाने की व्यक्ति बात सोचता है पर उसके धन में कहीं दूसरे जगह पे भी व्यय हो जाना हो जाता है। तो ये राहु, मतलब सोच कुछ और रहे हैं कि ये दशा ऐसा जाए पर हो जाएगा कुछ गड़बड़, क्योंकि जिसने अध्ययन किया उसने पक्का नहीं किया। चंद्रमा और राहु क्लेश में है, और चंद्रमा ना हमेशा मुंह ताकते हैं गुरु का, चंद्रमा हमेशा मुंह ताकते हैं कि भाई कुछ अच्छा मिल जाए। उसके बाद यहां देखिए तो सूर्य तीसरे भाव में आ गए, अष्टम भाव का स्वामी सूर्य जन्म कुंडली के तीसरे में बैठा, ये संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। और जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख लिए। मकर लग्न की कुंडली के लिए मंगल सबसे खराब होते हैं, चतुर्थ के साथ एकादशवें भाव के स्वामी, पापी भाव है। यहां पे मंगल लग्नेश थे, यहां बैठे थे वो जन्म कुंडली में मकर राशि में, नौमांश में वो कन्या में आ गए, ये गड़बड़ है। कन्या और तुला के मंगल अच्छे नहीं होते, मिथुन के मंगल अच्छे नहीं होते, वो कई बार मिसगाइड करते हैं, गलत लोगों के संपर्क में आता है व्यक्ति, या गलत लोगों के कहने में पढ़ करके स्थिति को नुकसान में लेके जाता है, मतलब व्यक्ति समझदारी से कम नुकसान में चला जाता है, समझदारी के कारण, कम समझदारी के कारण। सूर्य और मंगल का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि का है, 12वें भाव के स्वामी हैं, सप्तम और पंचम को देख रहे हैं, दोनों ही जगह उनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ वो 12वें भाव के स्वामी होकर के देख रहे हैं और यहाँ वो जन्म कुंडली में शत्रु की राशि को देख रहे हैं। भाव का स्वामी अगर अच्छे भाव में बैठ गया, तो अगर गुरु ना यहाँ 12वें के स्वामी थे, चलो अच्छी बात है, लग्न में बैठ जाते, बहुत अच्छी बात होगी कि केंद्र के किसी एक अन्य भाव में बैठ जाते, यहीं बैठ जाते तो भी समझ में आती बात, लेकिन वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जिसका स्वामी पहले ही कन्या राशि में बैठ करके अपने आप को कमजोरी में लेके जा रहा है, और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का स्वामी परिवर्तन कर रहा है। हालांकि मंगल और बुध का जो परिवर्तन है वो थोड़ा अच्छा जरूर है, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने समझदारी से, अपने तर्क बल से, अपने चेहरे की आभा से, अपने समाज में प्रभाव से जरूर अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेगा, और इसमें सहायता मंगल और बुध का परिवर्तन कर रहा है। एक बात और भी समझते हैं, अगर दशमांसा चक्र को समझते हैं तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल
ठीक नहीं बैठे। तो मैंने क्या बात कही अभी थोड़ी देर पहले कि मंगल कन्या के अच्छे नहीं होते, तुला के अच्छे नहीं होते और मिथुन के भी अच्छे नहीं होते। इस वजह से भी कई बार गड़बड़ी होती है। मंगल समाज में आपको आक्रामक बना देते हैं ना भाई, हम वैसा बना देते हैं। और लग्नेश की चर्चा इस वजह से ज़्यादा है, चंद्रमा की चर्चा इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि इन दोनों पर ही ये कुंडली टिकी हुई है। बाकी तो सब ग्रह साइड में है। एक तो चंद्रमा की भी दशा चल रही है और वो चंद्रमा यहाँ पे वृश्चिक कर्क में बैठे थे, लेकिन यहाँ उनको नुकसान मैंने बताया कैसे हो रहा था। यहाँ पे उनको नुकसान क्यों हो रहा था? ग्रहण के कारण। दशमांशा में उनको नुकसान क्यों हो रहा था? नीच राशि के होने के कारण। अच्छा होता कि गुरु यहीं बैठ जाते तो ज्यादा बढ़िया था। तो भाव में बैठा ग्रह ना उस भाव से प्रभावित होकर के देखता है। गुरु यहां बैठे हैं द्वितीय भाव। अब एक बात और भी है कि ये कुंडली स्थिर राशि की है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, केंद्र में जो राशियां बनी है वो स्थिर राशि बनी है और स्थिर लग्न की कुंडली के लिए नवम भाव कहीं ना कहीं परेशान करने वाला हो जाता है। वो बाधाओं के साथ परिणाम देता है। चर प्रकृति की राशि के लिए एकादशवां भाव बाधक होता है, स्थिर राशि की कुंडली के लिए नवम भाव, द्विस्वाभाविक राशि के लिए सप्तम भाव। यहां पे चंद्रमा एक तरीके से बाधकेश भी तो बन रहे हैं। तो जीवन में जिस बाधा को स्वीकार कराएंगे जो चंद्रमा ही कराएंगे। अध्ययन अधूरा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये स्थिर राशि की कुंडली बनी है, केंद्र में 2 5 8 11 लिखा है, स्थिर राशि की कुंडली है, तो नवम भाव परेशानियों के साथ, आपके कार्य में बाधा डालने के साथ, आरंभ में दे दे या अंतिम में कभी होना था। नींव पड़ी सूर्य के कारण, प्रकट किया चंद्रमा ने, तो इसमें दोष चंद्रमा का है पर सूर्य उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा होना था, मेरा इम्यून कमजोर है, इस वजह से मुझे बीमारी लगेगी अगर खराब दशा चलेगी तो। लू चले तो मुझे लू प्रभावित करे, ठंड चले वायरल हो तो मुझे वो प्रभावित कर सकता है क्योंकि मेरा इम्यून कमजोर है। इम्यून कमजोर सूर्य और केतु ने किया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में दशा में एक्टिव हो गए। और चंद्रमा जब राहु केतु के एक्सेस में हो जाते हैं, राहु केतु शनि मंगल के प्रभाव में आ जाते हैं, तो कई बार अपनी दशा में वो ना होने वाली चीज भी करा जाते हैं। क्लियर है? तो यहां पे इस तरीके का प्रभाव देखने को मिल रहा था। अब मैं डिग्री की बात करूं तो लग्न का मान 23 अंश का है, ये ठीक है। लग्न का मान 23 अंश का है, बहुत अच्छा है। सूर्य 27 अंश पे बैठे हैं, उनकी डिग्री का बल उनकी दृष्टि को छीन रहा है। मतलब लग्न में सूर्य बैठे हैं, उनकी दृष्टि यहां नहीं है। चंद्रमा जन्म कुंडली में 24 अंश पे हैं, उनकी दृष्टि है। मतलब वो मंगल और शुक्र दोनों को देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि स्वभाव में सौम्यता चंद्रमा दे देंगे और शुक्र के साथ बैठने के कारण कई बार व्यक्ति के स्वभाव में शीतलता या फिर ना, जैसे होता है ना कि कई बार एक नुकसान उठाने की स्थिति। हालांकि तीसरे भाव पे देख रहे हैं, अपनी राशि में बैठे तो कुछ अच्छाइयां भी रहेंगी। चंद्रमा अपनी दशा काल में अगर विचार करें तो शत्रुओं का अंबार जैसे लग जाए, ये शत्रु बन जाए, वो भी शत्रु बन जाए। अब आप पहचान बनाने में भिड़े हुए हैं कि पहचान से कुछ काम बन जाए, यहां से उनसे कुछ बात कर लूं, पर चूंकि सब कहेंगे कि सिस्टम ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होगा, ऐसा ही चलना पड़ेगा, और इस वजह से व्यक्ति की खिन्नता बढ़ती जाती है। लोगों का सपोर्ट, समाज का बल, इष्ट का बल तब और भी ज्यादा मिल जाता है जब जन्म कुंडली में चंद्रमा पे गुरु का संबंध हो, दशमांशा चक्र में है। लेकिन नवमांश चक्र में चंद्रमा प्रभाव में कमजोर थे और दृष्टि उनकी तृतीय भाव पे जा रही है। मतलब हम अगर अपना कम्युनिकेशन बेहतर रखेंगे, स्मूथ रखेंगे, तो हो सकता है कि हमारा पराक्रम हमें परिणाम दे जाए। बुध जन्म कुंडली में 1 अंश पे हैं, उनकी डिग्री उनके दृष्टि को बाधित कर रही है और मैं समझता हूं कि ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बुधदेव अच्छे नहीं होते, उनकी दृष्टि नहीं है मतलब अच्छा है। ये जातक के लिए अच्छी बात हो गई कि बुध इस कुंडली में कहीं देख नहीं रहे हैं, बस खाली बैठे हैं, जो धन बचाने की तरफ व्यक्ति का दिमाग लेके जाएंगे। बुध के बाद गुरु 23 अंश पे बैठे हैं, उनकी दृष्टि शत्रुओं से सुरक्षा करेगी, मित्र दृष्टि है। इसके बाद रिसर्च, भोग विलास, इन सभी में व्यक्ति का ध्यान लेके जाएंगे और 10वें स्थान पे उनकी दृष्टि व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का जो हनन हुआ है वो वक्त के हिसाब से उसकी क्षतिपूर्ति कराएंगे। गुरु ऐसा सुख देंगे। शुक्रदेव जन्म कुंडली में 10 अंश पे हैं, वो भाग्य को देखेंगे, तो कई बार यहाँ पे दाम्पत्य का सुख, परिवार का सुख, गृहस्थ का सुख थोड़ा कम या ना के बराबर या नहीं मिलता है। तीनों बातें की। उसके बाद चंद्रमा, शुक्र के बाद शनि, तो शनि 29 अंश पे हैं, उनकी भी डिग्री, उनकी दृष्टि नहीं दे रही है, इस वजह से शनि यहाँ गुरु को कम देखेंगे। हाँ, जो वैधानिकता है, जो पुराणों का अध्ययन है, वो शनि के कारण जरूर है क्योंकि 12वें भाव में शनि ऐसा बना देते हैं, मोक्ष योग लगा देते हैं।
है ना। समाज आपको कितना भी दुत्कार दे, आपका परमात्मा आपको पता है कि कहाँ ले जाने वाला है, और आपको अपने इष्ट पे विश्वास भी दे देते हैं। तो शनि कहीं ना कहीं मोक्ष योग लगा के बैठे। जन्म कुंडली में गुरु अगर बढ़िया बैठ रहे हो कुंडली में हर जगह, तो ये बात कही जा सकती है कि हाँ, व्यक्ति का प्रभाव अच्छा रहेगा। एक पक्ष और भी कहता है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव से अगर त्रिकोण में शनि बैठे हों, या जन्म कुंडली के अष्टमेश अष्टम को देख रहे हों, या जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करने वाला होता है, ईश्वर को प्राप्त करने वाला होता है, और उसकी जो प्रशंसा की जाए इस मामले में वो कम है। या सामान्यतया व्यक्ति मोक्ष योग लगा करके कुंडली में बैठा हुआ है, यानी कि पूर्व जन्म में भी व्यक्ति सत्कर्म करके अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हुआ जन्म लिया, और वापस उसका जो पुनर्जन्म अगर हो भी जाता है, आचार्य वाराहमिहिर का यह सिद्धांत है, नवम भाव में बैठे ग्रह व्यक्ति को अगर संतुलित परिणाम दे रहे हो तो उसका एक बेहतर परिणाम मिल जाता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म कई बार नहीं होता। लेकिन अगर वो उलझ रहा है और वापस फिर से वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझ करके ईश्वर में अपनी श्रद्धा अटूट करके लगा लेगा, तो ये शनि और ये गुरु बुध जो अष्टम भाव को देख रहे हैं वो उसके मोक्ष के मार्गों को लेकर चले जाते हैं। मैंने बात कही थी कई बार कि जितनी देर आप भगवान को सोच रहे होते हैं उतनी देर आप मोक्ष में ही होते हैं, और जितनी बार आप भगवान का नाम जपते हैं उतनी बार आपकी जिह्वा यशोदा और कौशल्या हो जाती है, और जितना ज्यादा आप भगवान का नाम जपते हैं उतने ही ज्यादा ठाकुर जी आपके जीवन में नित्य अच्छी अच्छी लीलाएं करते हैं। ये भी बात है। तो ये है। उसके बाद शनि के बाद मैं शुक्र के बाद, शनि की दृष्टि है नहीं इस कुंडली में, हालांकि फिर भी चंद्रमा से केंद्र में, अब एक अच्छी बात क्या बताऊं कि अगर चंद्रमा पे शनि की दृष्टि और भी ज्यादा पड़ जाती तो जो समस्या है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए, फिर झेलना बड़ा कठिन हो जाता। ऐसा है ग्रहों का प्रभाव। अब मैं आपको ग्रहों से आगे लेकर के नक्षत्र पे आपका ध्यान लेकर आता हूं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कुंडली को और भी ज्यादा चंद्रमा के ऊपर ही केंद्रित करके समझने की कोशिश करते हैं कि 2025 के जुलाई से और 2026 के मई तक जो दशा बीती उसमें चीजें ना कई बार समझ में ही नहीं आती हैं कि क्या ही हुआ, और ऐसा भी लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही है या कुछ नहीं हुआ है, पर जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। आचार्य वर लिखते हैं, सर्वे ग्रह स्वकीयाशु दशा स्वंतर दशासु च स्वम फलम नैव यक्षन्ति स्व संबंधी फलप्रदा। अपनी ही महादशा में जब ग्रह अपना ही अंतर प्राप्त करता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, ना तो अच्छा ना तो बुरा। और इस बीच में किसी भी उस जातक के जीवन में जो घटित होने वाली घटनाएं होती हैं वो बिल्कुल ही अनियंत्रित कर देने वाली हो जाती हैं। उसमें जब मंगल, तो चंद्रमा के साथ जो मंगल का संबंध है वो पहले ही चंद्रमा पे जो है एक बाह्य दबाव कहें या समाज का दबाव कहें, उसको झेलना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अंततोगत्वा व्यक्ति का परिणाम उसके पक्ष में आएगा, और उसका कारण है क्योंकि गुरु का प्रभाव कहीं ना कहीं दशमांश चक्र में मिल रहा है। उसका एक दूसरा पक्ष ये भी होगा कि नवमांश चक्र में गुरु चंद्रमा से केंद्र में आ रहे हैं, चंद्रमा में राहु, ये भी थोड़ा बहुत लाभ देंगे क्योंकि सामान्यतः इन दोनों का संबंध अच्छा बन रहा है। उसके बाद चंद्रमा में गुरु का जो संबंध है वो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कमजोर हो सकता है, व्यापार के मामले में थोड़ी बहुत कमजोरी आ सकती है। पर हाँ, अगर कोई इस अवस्था में कि चंद्रमा में गुरु का जो अंतर है, अगर व्यक्ति धर्म से जुड़ करके कोई काम करता है, आयुर्वेद से जुड़ करके कोई काम करता है, केमिकल से जुड़ करके कोई काम करता है, दवाओं से जुड़ करके अगर कोई काम करता है तो उसको उसमें फायदा होगा। उसके बाद यही चंद्रमा में जो गुरु का प्रभाव है वो नवमांश में बढ़िया हो रहा है, दशमांश चक्र में भी ये संबंध अच्छा जाएगा। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा और गुरु का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं जातक के पक्ष में काम करेगा। दूसरा कि इस चंद्रमा का जो प्रभाव है वो आपको ये भी बता रहा है कि आपको इस दशा काल में अभी मेहनत करनी है, मतलब आप आराम से इस बात की तरफ आगे बढ़ के जा सकते हैं कि हाँ, हमें अभी अब काम करने की आवश्यकता है, हम अभी काम करेंगे या काम करना पड़ेगा। इसका एक पक्ष और बता दूं तो चंद्रमा से शनि का जो संबंध है वो आरंभ में जो दशा रहेगी वो थोड़ी मानसिक तनाव देने वाली होगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रतिष्ठा का प्रभाव बढ़ाने वाला होगा। जबकि चंद्रमा में बुध, ये जो प्रभाव होगा वो सहने की शक्ति विकसित करेगा और आपके इंटेलिजेंस को बहुत मजबूती देगा और लाभ के प्रभावों को अच्छा रखेगा। जबकि अगर इसी चंद्रमा को हम कारोबार की दृष्टि से देखते हैं तो चंद्रमा में बुध का अंतर धन जो कमाया रहेगा उसमें थोड़ी बहुत जो है जैसे कि
धन व्यय होता है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। चंद्रमा में बुध का जो संबंध होगा वो जातक को धन कमाने की प्रेरणा देगा और प्रेरित भी करेगा। उसके बाद चंद्रमा में केतु जो होंगे वो फिर से एक बार मानसिक तनाव देने वाले बनेंगे। शिव जी की पूजा उस दौरान करनी होगी। जबकि चंद्रमा में शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो वापस एक बार फिर से व्यक्ति के मानसिक शांति को देने वाला होगा। हालांकि तृतीय भाव में बैठ करके शुक्र देख रहे हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो थोड़ी सावधानी जरूर रखनी होगी, लेकिन फिर भी काम तो बनेगा, सुख मिलेगा। और चंद्रमा में सूर्य यश मान पद प्रतिष्ठा, ये जाते जाते आपको जितना नहीं दिए हैं ये जाते जाते अंततोगत्वा आपको सब कुछ दे जाएंगे, ऐसा है। शिव जी की पूजा, मोती, पुखराज, माणिक, ये सब धारण करना चाहिए। ये तीनों रत्न, नवग्रह कवच, चिरचीटे की जड़, विशेषतः नागपंचमी की पूजा, नागों की पूजा, तांबे का नाग शिव जी को अर्पित करना चाहिए, शिवलिंग को। ये सब काम करना होगा। दिनचर्या ठीक रखें, प्रातः काल जग करके अपने कमरे की सफाई जिसमें सोते हैं वो स्वयं से करें। किसी भी तरीके से जो है वो अपने मर्यादा का उल्लंघन ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है मंगल के साथ शुक्र की आप जो मर्यादित होकर के जीवन जी रहे हैं उसमें कई बार समाज के लोगों के द्वारा ही ऐसा कुछ कर दिया जाए जिसका दंश आपको झेलना पड़ सकता है। बाकी इसके बाद इस कुंडली का जब मंगल एक्टिव होगा तो सबका मान मर्दन करेगा और सबको धत्ता बता देगा, सबको नुकसान कराएगा। मंगल का प्रभाव इस कुंडली में निस्संदेह बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परिणाम करने वाला साबित होगा। चंद्रमा से 4 घर आगे शनि बैठे हैं, ये व्यक्ति को सुख और सुख के साधन को जोड़ने वाला बनाते हैं। जबकि चंद्रमा से 5म घर में केतु धार्मिक और शांत स्वभाव का बनाते हैं। चंद्रमा से 5म घर में सूर्य जो होते हैं वो युक्ति संगत बात करने वाला जातक को बनाते हैं। चंद्रमा से 6ठे घर में बुध न्यायपूर्ण, तर्क बल, कुशाग्रता, कृतज्ञता, परिस्थिति को समझने की शक्ति, ये सब चंद्रमा में बुध का प्रभाव मिलता है। चंद्रमा से गुरु 6ठे भाव में है, कुछ नहीं किया फिर भी भोग रहे हैं, कुछ गलती नहीं की फिर भी दंश मिल रहा है, एक गले में फांस बनी पड़ी है, हृदय कट रहा है, ये समझ कर कि अरे मैंने कहाँ से ये एक जो है वो ये ऐसा काम क्यों वहाँ गया था या क्यों ऐसा हुआ, ये एक अफसोस बना रहता है। मैंने कुछ किया नहीं फिर भी मुझे मिल रहा है ना। तो मतलब समाज में एक तरीके से किरकिरी होती है। अगर वही गुरु केंद्र में होते या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि होती तो बहुत अच्छा होता। जो कमी यहाँ चंद्रमा और गुरु पूरा कर रहे हैं एक दूसरे से केंद्र में जाकर के यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, अगर ये सेम स्थिति लग्न में हो जाती तो और भी अच्छी बात होती। उसके बाद चंद्रमा से 7वें घर के शुक्र दाम्पत्य बसने नहीं देते हैं, दिक्कत करते हैं। और चंद्रमा से वही 7वें घर के मंगल एग्रेशन, नुकसान, इरिटेशन, इस तरीके का प्रभाव देते हैं। तो इतना सारा। चंद्रमा से 11वें घर के राहु आक्रामक बना देते हैं। और कई बार व्यक्ति जब हिंसक होगा तो अपना नुकसान पहले करेगा, बाद में किसी दूसरे का नुकसान करता है, ऐसा होता है। इतनी सारी बातें हैं। फिलहाल एक बात और भी कहूँगा, अगर कुंडली को अल्टीमेट समझना है तो एक पक्ष में आप लोगों को बड़ी बढ़िया बता दूं। आप लोगों के भी कुंडली में अगर होरा चक्र में कम से कम 2 से अधिक ग्रह जा रहे हों तो कुंडली के वास्तविक जीवन के उद्देश्य को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। भले जीवन में व्यक्ति कितना ही भटका हो पर अंत उसका बहुत अच्छा होता है। जरा विचार करके देखें तो चंद्रमा, सूर्य और शनि, ये तीनों जो बैठे हैं ना वो बहुत अच्छा बैठे हैं, बहुत अच्छा बैठे हैं। द्वितीय भाव भी बहुत अच्छा बैठा है। 8म भाव पर कम से कम अष्टमेश की दृष्टि है, आयु अच्छी देते हैं, कष्ट से मृत्यु नहीं होती है, बुढ़ापा अच्छा बीतता है। हाँ, व्यक्ति थोड़ा मनोरोगी तो होता है, ये बात मैं कह सकता हूँ, और ये बहुत सहर्ष व्यक्ति को स्वीकार भी करना होगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर मंगल शनि का प्रभाव है। तो उसके जीवन में अब एक बात और भी है, जहां मंगल देख रहे हैं 4थी दृष्टि से, वहीं शनि भी देख रहे हैं। शत्रु भाव पे शनि और मंगल का संबंध बन रहा है। गुरु भी देख रहे हैं, मंगल भाव का स्वामी होकर के 6ठे भाव को देख रहे हैं। शनि की नीच राशि प्राप्त हो रही है, गुरु मित्र की दृष्टि से देख रहे हैं। शत्रु से जरूर व्यक्ति घिरा हुआ है, पर अंततोगत्वा लिख करके दे सकता हूं कि विजय श्री को प्राप्त करेगा, सारे दोष मुक्त होंगे 100%। दृष्कांत चक्र जब आप इनकी कुंडली का समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे सूर्य, वहां गुरु, वहां मंगल, वहां शनि, वहां राहु, वहां शुक्र, वहां चंद्रमा, वहां बुध, सारे ग्रह आपके पक्ष में आकर के खड़े हैं। हाँ, पर नुकसान सूर्य के केतु के बैठने के कारण हुआ था। ये प्रधान काम था, प्रधान जो दोष बना ये यहीं से बना था। फल भले ही चंद्रमा की दशा में मिला। क्लियर है?
कुछ और भी बातें बता देता हूं। जैसे इस कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र में दान करना सर्वोत्तम रहेगा, पर दवाइयों का सेवन आश्लेषा नक्षत्र में ना करें। उसके बाद सोने का कमरा जो है वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखें, और गद्दीदार बिस्तर पे सोने से बचें, क्योंकि ये नुकसान करेगा। दूसरा, जिसको आप कई बार मित्र समझेंगे कि आप ये मेरी मदद करेगा, पर कई बार वो आपके बारे में जरा भी किसी भी तरीके से आपको कोई मदद की स्थिति में नहीं है, वो सिर्फ आपसे बात कर रहा है, आपसे अपना लाभ उठा रहा है, आपके पास से जाने के बाद वो स्वतः आपको भूल जाता है। इस वजह से किसी पर भी विश्वास करके अपनी आंतरिक स्थिति, मन स्थिति को बताने से पहले 1000 बार सोचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसा इस कुंडली में है। आपको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आपका, और बाद में आपको धत्ता बता देंगे। ये कुंडली यहाँ से नुकसान में जा सकती है। नक्षत्र के आधार पर श्रवण, अनुराधा, और उसके बाद इसके बाद ये 2 नक्षत्र ठीक रहेंगे, और इसके बाद और भी एक नक्षत्र ठीक रहेगा, पुनर्वसु और उत्तरा भाद्रपद। ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। दिनवार मंगलवार, गुरुवार और सोमवार अच्छा रहेगा। मित्रता मीन और कर्क वालों से अच्छा रहेगा। शत्रुता न करें वृष, कन्या और मकर वालों से। क्लियर है? दिन मैंने बता दिया। अंक आपकी कुंडली के लिए 6 और 9 बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है? तब तक के लिए आज का कार्यक्रम यहीं से समाप्त करते हैं। कल किसी अन्य विशेष कुंडली के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।